है ना। स्टडी ऑफ सेल को सेटोलॉजी बोला जाता है। सेटोलॉजी। हाँ, और सेल को हम लोग डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को डिफाइन करने का बहुत सारा तरीका है ना। जितना भी लिविंग थिंग्स है उसका जो सबसे छोटा और सबसे बेसिक यूनिट है वो सेल ही है। तो बिना सेल का कोई भी लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो सेल जो है वो सबसे छोटा और सबसे स्मॉलेस्ट और यही फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे हम लोग का घर ईट से, बहुत सारा ईट से मिल करके एक बहुत बड़ा घर, विशाल घर बना हुआ है, उसी तरह से छोटा छोटा सेल मिल करके एक बहुत बड़ा एनिमल्स बना हुआ है, लिविंग थिंग्स बना हुआ है। ह्यूमन बींग भी छोटा छोटा सेल से ही मिल करके बना हुआ है। और इस यूनिवर्स में दो तरह का एनिमल्स देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल दे कंटेन। एक ऐसा एनिमल्स है जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है, मतलब एक ही सेल से बना हुआ है, उसको हम लोग यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जो बहुत सारा सेल से मिलके बना हुआ है उसको हम लोग मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनिसेलुलर में तुम्हारा आ गया अमीबा, आ गया पारामीशियम है, उग्लिना है, क्लाइडोमोनास है, ये सब यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। और जो भी लिविंग थिंग्स है जिसको हम लोग देख सकते हैं और जितना बड़ा हो वो मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुत सारा सेल से मिलके बना हुआ है। तो एक तो सिंगल सेल से जो मिलके बना हुआ उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे, और जो बहुत सारा सेल से मिलके बना हुआ उसको मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सेल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो, सेल 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक जो है ये डिस्कवर किया था सेल को, सेल्फ डिजाइन मैक्रोस्कोप से। मैक्रोस्कोप, सेल्फ डिजाइन, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक 1665 में सेल का। सेल जो है इसका बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होता है। एक तुम्हारा हो गया सेल मेम्ब्रेन, एक हो गया साइटोप्लाज्म और एक हो गया न्यूक्लियस। ये हर एक सेल यही तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ रहता है। प्लांट सेल का जो कंडीशन है वो थोड़ा अलग, मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म हो गया और ये आपका न्यूक्लियस हो गया। मतलब मेन कंपोनेंट जो सेल का होता है ये 3 होता है। अगर हम लोग न्यूक्लियस में देखते हैं तो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हम लोग न्यूक्लियस के अंदर में, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं या थ्रेड, और फाइबर भी बोला जाता है, क्रोमैटिन थ्रेड और या क्रोमैटिन फाइबर। हम लोग एक एक करके सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा से पहले हम लोग क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में जान लेते हैं। तो क्रोमैटिन मटेरियल जो है ये सेल डिवीजन के दौरान थिक हो जाता है, मोटा होता है ना, और थिक होने के बाद ये बन जाता है क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलता है हम लोग को, ये क्रोमोजोम बनता है ऐसा। ये एक ठो क्रोमोजोम को दिखाया गया है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमेयर। दो ठो क्रोमोजोम भी एक साथ दिख सकता है ऐसे, ये अटैच्ड है। ये दोनों क्रोमोजोम को हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये वाला पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमेयर, जो ऑलरेडी बता चुके हैं हम, सेंट्रोमेयर। और ये दोनों मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। अब आते हैं कि ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है ये किससे बना रहता है। देखिए अभी हम क्या बताएं कि न्यूक्लियस के अंदर में एक हाईली क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हाईली क्वाइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं। अब क्रोमैटिन थ्रेड थिक हो जाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तो ये क्रोमोजोम कहलाता है।
क्रोमोसोम में कुछ पार्ट बताया हम कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को सेंट्रोमेयर बोलते हैं, और अगर दो ठो क्रोमोसोम साथ में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मतलब सेंट्रोमेयर से अटैच है तो हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, है ना। अब ये क्रोमैटिन मटेरियल बना हुआ किस चीज से रहता है, तो क्रोमैटिन मटेरियल दो चीज से मिलकर बना रहता है। एक को हम लोग बोलते हैं डीएनए होता है, और प्लस हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। ये हिस्टोन जो है ये एक्चुअली न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, हिस्टोन मॉलिक्यूल्स और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, ये दोनों कंबाइन करता है। हिस्टोन जो है ये 60% रहता है और डीएनए 40% रहता है। ये दोनों मिलकर के कंबाइन करता है और बनाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो है 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन होता है, 5 4 2 6 7 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन, और डीएनए इसमें जो है कंबाइन किया रहता है, तब ये कहलाता है न्यूक्लियोसोम। अब बहुत सारा न्यूक्लियोसोम जब कंबाइन करता है, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कंबाइन, then chromatin fiber formed। यहाँ से तो एक बात पक्का क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियस के अंदर में जो हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन नहीं होगा तो थिक नहीं होगा, और थिक होगा तो क्रोमोसोम बन जाएगा। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमैटिन थ्रेड है, ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो किससे बना हुआ रहता है, तो न्यूक्लियोसोम से बना हुआ रहता है। और न्यूक्लियोसोम जो है वो दो चीज से मिलकर बना रहता है, हिस्टोन और डीएनए। डीएनए 40% और हिस्टोन 60%। हिस्टोन एक तरह का प्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन है, ये एक तरह का प्रोटीन है। अगर डीएनए का बात करते हैं हम लोग, तो डीएनए ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो 3-4 चीज से मिलकर बना हुआ रहता है। एक तो हो गया शुगर, ये बना हुआ रहता है 4 चीज से। शुगर हो गया, फॉस्फेट हो गया, बेस पेयर हो गया, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। बेस पेयर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शुगर जो है इसका बैकबोन जो है डीएनए का शुगर से ही बना रहता है। फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स रहता है, बेस पेयर रहता है और हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। अब जानते हैं हम लोग जीन किसको बोलते हैं, जीन। तो डीएनए का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट जो प्रोटीन को कोड कर सकता है, हर एक पार्ट, डीएनए का हर एक पार्ट नहीं कहलाता है जीन, है ना। डीएनए का कोई पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैन कोड प्रोटीन, उसी को हम लोग बोलते हैं जीन। तो पूरा डीएनए में, डीएनए हर एक जगह, डीएनए के हर एक जगह में जीन नहीं होगा, लेकिन डीएनए के कोई पार्ट में एक पर्टिकुलर जगह होगा जहां पे जीन होगा। और ये कंफर्म नहीं कि कहां पे ये होगा, है ना, इसका बहुत तरीका है पता करने का, लेकिन यहाँ पे इसके बारे में नहीं जानना है कि कहाँ पे होगा, कैसे पता किया जाए। इतना पक्का है कि डीएनए है तो उसमें जीन होगा, और ये जीन ही है जो इनहेरिटेंस क्वालिटी और प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है फ्रॉम दी वन जनरेशन टू अनदर। तो यहाँ से क्या हम लोग सीखे हैं कि क्रोमैटिन मटेरियल या फिर क्रोमोसोम को आप देख लीजिए, तो क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, क्रोमैटिन मटेरियल से बना हुआ है। अब क्रोमैटिन मटेरियल किससे बना हुआ है, तो न्यूक्लियोसोम से बना हुआ है। न्यूक्लियोसोम किससे बना हुआ है, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। और डीएनए किससे बना हुआ है, तो शुगर है, फॉस्फेट है, बेस पेयर है और हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब डीएनए में क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। तो अगर डीएनए में जीन पाया जा रहा है तो क्रोमोसोम में भी जीन होगा, क्योंकि डीएनए तो है क्रोमोसोम में। तो क्रोमोसोम में क्या क्या मिल सकता है तुमको, डीएनए मिल सकता है, जीन मिल सकता है, हिस्टोन प्रोटीन मिल सकता है, ये सब कुछ। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि क्रोमोसोम जो है उसके पास जीन है, उस क्रोमोसोम के पास जीन होता है। और क्रोमोसोम जो है वो इनहेरिटेंस क्वालिटी को डिफाइन करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जिसको हम लोग बोलते हैं फेनोटाइप, जीनोटाइप, जो भी है फेनोटाइप को डिफाइन करता है। मतलब नेक्स्ट जनरेशन में कैसा होगा आदमी,
उसको पता करने वाला, उसको डिटरमाइन करने वाला कौन है? जीन है। तो जीन नहीं बोल के हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम, क्योंकि क्रोमोजोम में जीन है। समझ में आया बात? और अगर क्रोमोजोम है तो जीन भी है इसमें और डीएनए भी है इसमें। देखा जाए तो क्रोमेटिन मटेरियल से तो क्रोमोजोम बना हुआ, क्रोमेटिन मटेरियल में ये सारा मटेरियल पाया जाता है। तो ये बात हुआ। अभी सिर्फ हम लोग देखिए सेल में क्या हम बताया कि सेल, हर एक सेल, लगभग एनिमल्स का हर एक सेल वो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से बना हुआ रहता है। हम लोग सिर्फ अभी बात किया किसके बारे में? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज क्रोमेटिन मटेरियल। इसी के बारे में अभी तक डिस्कस किए हम लोग, और इसके बारे में बहुत कुछ जानना है। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, आरएनए हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, किससे बना हुआ रहता है, क्या इसका फंक्शन है, वो सब अभी डिस्कस नहीं किए। मेन मुद्दा हम लोग एकदम अंदर से स्टार्ट किया। मतलब स्टार्ट यहाँ से भी किया जा सकता है कि मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है, उसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट हम क्या किए? क्रोमेटिन मटेरियल को उठा करके उसके बारे में डिस्कस किए। इससे क्या पता चला कि हम लोग के पास जो क्रोमोजोम है, वो क्रोमोजोम के पास वो सारा चीज है, डीएनए है, जीन है, और 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम देखने को मिलता है ह्यूमन बीइंग में। मतलब टोटल कितना? 46 क्रोमोजोम होता है, और हर एक क्रोमोजोम के पास अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है ना। हम लोग के पास कलर हो गया, हाइट हो गया, है ना, बहुत सारा चीज है जो कैरेक्टर दिखता है। हो सकता है दूसरे में वो कैरेक्टर नहीं हो, लेकिन सब हो सिमिलर है। जितना भी आदमी है सबके पास वो सारा ऑर्गन्स है जो दूसरे आदमी के पास है, लेकिन क्या सब सिमिलर दिखता है? नहीं दिखता। कारण क्या है सिमिलर नहीं दिखने का? तो ये क्रोमोजोम का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाना। 99.9% जो डीएनए है, 99.9% क्रोमोजोम जो है लगभग सेम रहता है। थोड़ा सा डिफरेंस होने के कारण इतना डायरेक्ट डिफरेंस दिखता है हम लोग के बॉडी में। कलर में चेंजिंग आ जाता है, हाइट में चेंजिंग आ सकता है। वो सब को कौन डिटरमाइन करेगा? क्रोमोजोम। ब्लड ग्रुप कैसा होगा वो भी कौन डिटरमाइन करेगा? क्रोमोजोम। क्योंकि क्रोमोजोम के अंदर ही जीन है और डीएनए है, और जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसलिए इसके लिए। इसलिए जीन नहीं बोल के हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं क्रोमोजोम जो है वो इनहेरिटेंस क्वालिटी को डिटरमाइन करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम वन ऑफ स्प्रिंग टू अनदर ऑफ स्प्रिंग, है ना। तो अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए हैं वो क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में ही पढ़े हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, या फिर साइटोप्लाज्म, किसी के बारे में कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ और जान लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल्स भी बहुत है इसमें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है ना। उसके बाद प्लास्टिड्स है। ये सब के बारे में एक एक करके, गोल्गी अपरेटर्स है, इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा एक एक करके। तो एक बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने में। जितना डिटेल जाइएगा उतना ही बड़ा बनते जाएगा। तो एक कॉन्फाइंड वे में हम लोग स्टडी करेंगे कि इतना ही पढ़े जितना ज़रूरत हो, क्योंकि साइटोलॉजी जो है अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, बहुत बड़ा स्टडी है, बहुत बड़ा इसका ब्रांच है भाई। ये जितना अंदर तक पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा ही बढ़ सकता है। इसलिए हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना का ज़रूरत है।